नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सुरेश चंद्रा और इस वीडियो का टॉपिक है मौर्योत्तर काल और उसके बाद के प्रमुख राजवंश। तो मित्रों, हम पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य के पतन और उसके बाद के जो शासक हुए हैं, राजवंश स्थापित हुए थे, उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे पीछे करके देखने पर आपको कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए कंप्लीटली पूरा वीडियो देखें, जिससे आने वाले तथ्य जो हैं इसमें वो छूटे नहीं और ये वीडियो आपके लिए काम का हो। तो शुरू करते हैं मित्रों। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। 232 ईसा पूर्व अशोक का शासन जो था समाप्त हो जाता है और उसके बाद में 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। यानी इस कुणाल को दिव्यदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी ये कलहण की पुस्तक है। इसके अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। गांधार अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, यह यहाँ का शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल अंधा होता है, इस कारण से संप्रति जो है राजा बनते हैं। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, अर्थात अब जो मौर्य साम्राज्य था 322 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, यह 185 ईसा पूर्व आते आते अपने पतन पर आ चुका था और लगभग 137 वर्ष के शासन के बाद में मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ चुका था। इसका पतन हो रहा था। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्यों का अंतिम राजा बृहदत्त था। ध्यान में रखें इस बात को, प्रश्न आता है यहाँ पर। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। ये जो ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसकी हत्या करके यह मगध का शासक बनता है और एक नया वंश स्थापित होता है, शुंग वंश। शुंग वंश, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य राजा बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अर्थात 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या हो जाती है और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। लगभग 137 वर्ष के लंबे समय बाद मगध पर एक नया शासन प्रारंभ होता है, शुंग वंश का शासन। तो यहाँ देखते हैं, उसने 151 ईसा पूर्व तक राज किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। इस पुष्यमित्र ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, इसने अश्वमेध यज्ञ किए हैं 2 बार। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था।
पतंजलि नाम आता है, संस्कृत के विद्वान हैं। ये अश्वमेध यज्ञ करवाने में इसके पुरोहित थे। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया और इस तरह से शुंग वंश भी समाप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं सातवाहन वंश। आंध्र गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी यानी ये बीच का जो क्षेत्र था में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। ध्यान रखें, सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। 2 नाम से इस राजवंश को जाना जाता है, आंध्र या फिर सातवाहन। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। यहाँ मैं बता दूं आपको कि प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र और औरंगाबाद जो है उसके लगभग 50-55 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है। ये उसकी राजधानी थी और ये सातवाहन वंश का जो शासन था यह शासन लगभग वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के जो राज्य लगते हैं उसकी सीमाओं में स्थापित था। तो ये पैठन नाम आया है, महाजनपद में भी नाम आता है इसका पैठन। महाजनपद काल में अस्मक की राजधानी हुआ करता था। इसे पोतन, पोतली, पोदन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता था, तो इस बात का भी ध्यान रखें। पोतन नाम भी जाना जाता था, इसी का नाम प्रतिष्ठान भी है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में नाम आ गया। देखिए, महाराष्ट्र में शक वंश का शासन प्रारंभ हुआ जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। यानी ये पश्चिम के थे शक और वहाँ से राज्य विस्तार कर रहे थे। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों के संघर्ष करते रहे।
विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध और जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि और अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। ध्यान रखें, चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, अग्रहार देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कार्ले चैत्य जो है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। इसी तरह से भाजा की गुफाएं हैं, अजंता औरंगाबाद ये भी महाराष्ट्र में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, कानेरी मुंबई ये भी महाराष्ट्र में है। इस तरह से बहुत सारे विहार हैं। तो ध्यान रखें आप, ये कार्ले का जो है ये सातवाहन राजाओं ने बनवाया है और ये सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बात का ध्यान रखें। कार्ले महाराष्ट्र में पड़ता है। सातवाहन काल के सिक्के हैं मित्रों, देखिए आप इनको। मित्रों, इस पैराग्राफ में ध्यान रखने वाली बातें हैं कि सातकर्णी प्रथम अश्वमेध यज्ञ करता है और इसकी मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं और सातवाहन वंश की शक्ति नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी फिर से शक्ति की वृद्धि करता है। उसके बाद में रुद्रदामन प्रथम जो होता है शक, यह वापस इससे वो भूभाग छीन लेता है। फिर से सातवाहन वंश का 27वां राजा सातकर्णी जो है वो अपनी कीर्ति पुनः स्थापित करता है। और इस पूरे पैराग्राफ में ध्यान रखने वाली बातें थी, सातवाहन वंश के सभी जो शासक हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को ये प्रतिष्ठित करते हैं और विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते हैं। कार्ले का चैत्य बनवाते हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।